तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की पीड़ा की। हर साल ये कहानी आम है। नेपाल में बारिश होती है और परेशानी बिहार की नदियों के किनारे बसे लोगों की बढ़ जाती है। लोगों के आशियाने उजड़ जाते हैं, घर बार बार छूट जाता है, नए ठिकाने पर फिर से जिंदगी संवारने की कोशिश की जाती है और वो भी हर साल। आम लोग ही नहीं, पशुओं मवेशियों की परेशानी भी इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे वक्त पर चारा भी नहीं मिल पाता। आज विशेष में हम इसी हालात की बात करेंगे, इसी तस्वीर की बात करेंगे। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखलाएंगे और ये बतलाएंगे कि आखिर क्यों नदियां डरा रही हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए गोपालगंज में गंडक नदी में आई उफान और उससे जुड़ी परेशानी, उफान से जुड़ी जो भी परेशानी है उस पर यह खास रिपोर्ट। नेपाल में भारी बारिश, बिहार में हाहाकार। उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात। पानी का कहर, बहते सपने, टूटते आशियाने। जनजीवन की लाचारी, प्रशासन की कितनी तैयारी। छूटता घर-बार, सुरक्षित ठिकाने की तलाश। डरा रही नदियां। ठेलानुमा यह गाड़ी और उस पर लादे जा रहे सामान। इंसान तो इंसान, नदियों के उफान ने तटीय इलाकों में रह रहे लोगों की मुसीबतें बढ़ाती। परेशानी का आलम यह है कि लोग अपने घर-बार छोड़ सुरक्षित इलाकों में जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें गोपालगंज जिले की हैं। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर सदर प्रखंड के दियारा इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा गांव चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट सकता है। सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर गांव के ज्यादातर परिवार पशुपालन कर अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। ग्रामीण अपने मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने, उनके चारे और खाने पीने की व्यवस्था करने में जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। जी कितना मवेशी रखे हुए हैं आप? एक ना तो 10-12 पड़ा है यहाँ पे। अच्छा, और भी परिवार के पास माल मवेशी है? हाँ बहुत है, सब कोई परिवार वाला यहाँ से वहाँ तक सब तो मवेशी है, सब पानी पे है। कोई यहाँ पे बाढ़ है चाहे कोई है तो कहाँ रहेगा, यही पानी में रहेगा। पानी जब बढ़ेगा तो आप लोग का माल मवेशी भी डूबेगा, तो इस परिस्थिति में कहाँ रहेंगे आप लोग? कहाँ रहेंगे, कुछ सरकार सावधान देता नहीं है कि जी कहाँ रखेंगे। सरकार अब जने कहाँ रखेंगे, सब महंगाई बढ़ गया है दुनिया भर के। कहाँ क्या चाहते हैं? माल मवेशी रखने के लिए जगह, तो फिर चारे की संकट होगी। हाँ तो होगी ना, सबके तो माल मवेशी सब रखने का, खाने के खिलाने के सबके तो दिक्कत है। अब जहाँ है तो रखा, अब देखे तो क्या होता है। शासन और सरकार से क्या चाहते हैं आप? तो साधन दे, कुछ माल रखने का, चारा डालने का। यहाँ पे हूँ तो कुछ न कुछ तो सुनना चाहिए ना। अब हम लोग अपना जीने खाने के बाल बच्चा के खिलाने के फिर ऐसा पड़ा हुआ है। पिछली बार तो बाढ़ नहीं आया था, इस बार नहीं, पिछली बार नहीं आया था, उसके बाद आया था, फिर इधर भी आ रहा है। पानी बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है ना। जिला प्रशासन ने
निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक राहत शिविर, सामुदायिक शेड, पशुओं के लिए सुरक्षित ठिकाने या चारे की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता मवेशियों को बचाने की है, क्योंकि यही उनकी आजीविका का मुख्य आधार है। गोपालगंज के 6 प्रखंडों के 62 गांव हर साल गंडक नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इस बार भी नेपाल की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आसमान से लगातार बारिश और नदी का बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों की चिंता को और गहरा रहा है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि राहत और बचाव कार्य कितनी तेजी से प्रभावित इलाकों तक पहुंच पाते हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इस जलस्तर के बढ़ने के बाद दियरा इलाके की लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो गंडक नदी के पानी से घिर गए हैं। हालांकि अभी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि परिवार के साथ साथ माल मवेशी है और इस माल मवेशी को रखने के लिए अभी तक प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। यदि पानी बढ़ता है और घर में पानी घुसता है तो माल मवेशी लेकर पशुपालक कहां जाएंगे, इसके लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। पशुपालक चिंतित हैं और लगातार गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और दियारा क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। अगर नेपाल में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। देखना होगा प्रशासन समय रहते राहत और बचाव के इंतजाम कितनी प्रभावी ढंग से कर पाता है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। नेपाल की पहाड़ियों पर जब भी मूसलाधार बारिश होती है, उसकी सबसे भारी कीमत अररिया को चुकानी पड़ती है। परमान, बकरा और कनकई नदियां यहां हर साल तबाही का वो मंजर लेकर आती है जो खेती किसानी से लेकर के लोगों के आशियाने को भी अपनी चपेट में ले लेती है। आखिर कब तक सीमांचल के लोग अपने ही घर में बेगाने बने रहेंगे? देखिए अररिया से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ये अररिया शहर से सटकर बहती परमान नदी है, जिसे नेपाल में बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरहद पार करते ही इसका नाम भले बदल जाता हो, लेकिन इसका मिजाज नहीं बदलता। करीब 104 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये नदी हरैया बस्ती के मुहाने पर काल बनकर मंडराती है। हर साल 10 घर, 15 घर, 20 घर करके कट जाते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी यहाँ बहुत खराब स्थिति है। नदी का पानी आ रहा है, उसमें भी पानी में नदी घर वर कट जाता है, सबका सब घर से बेघर हो जाता है। कटान की मैन बस्ती में खन कटान छी। मैन बस्ती में 12 वार्ड में 11 वार्ड में 12 वार्ड में 11 वार्ड में बहुत आदमी रहे, सब आदमी भागी गेली, बस्ती खाली छी। आ 12 वार्ड में खन घर 20-25 टा छै, बिल्कुल गरीब लोग छी 12 वार्ड में। जोकीहाट प्रखंड के सतबिट्टा गांव की तस्वीर और भयानक है, जहां बकरा नदी के तांडव से लोग खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर नजर आते हैं। 2017 के भीषण बाढ़ में गांव की सड़क से लेकर घर तक सब कुछ नदी में समा गया। आपका घर कटा है? हाँ, हम लोग का घर कटा है। कहाँ था घर पहले? पहले यही था। ये सब टोटल जो है कट करके वो पार गया है। ये लोग का घर था ये। हाँ, सारा घर दूसरी जगह बनाना पड़ता है। हाँ, बनाना पड़ता है। यहाँ बहुत मतलब बार कम से कम 5 बार जो कट करके घर बनाया है। लोग का घर कटाइए तो पूरा गांव था जहाँ खड़े हैं। इधर उधर आदमी भटकते जरूरत से ज्यादा परेशान है। और अभी जो सैलाब आता है तो इस पार उस पार करने पर जान खतरे में है। हरैया बस्ती के वार्ड 11 और 12 में भीषण बाढ़ आई।
20 से ज्यादा मकान नदी में समा गए। जोकीहाट प्रखंड के सतबिट्टा गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। सड़कें, मकान और बुनियादी ढांचे बह गए थे। कई परिवारों को अपने ही गांव में शरणार्थी तक बनना पड़ा। इस त्रासदी का एक कड़वा सच ये भी है कि सिर्फ कुदरत ही नहीं, इंसानी गलतियां भी इस तबाही को न्योता देती हैं। परमान, बकरा और कनकई जैसी नदियों के जलस्तर को संभालने का काम कजरी, नूना, रतवा और सीताधार जैसी छोटी उपधाराएं करती थीं। लेकिन जानकारों की माने तो लंबे समय से इन प्राकृतिक रास्तों को बंद कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जब भी नेपाल में घटाएं बरसती हैं, ये बाढ़ आफत बनकर पूरे जिले को ही डुबो देती है। ये बाढ़ जो आज का बाढ़ है, ये तो मानव जनित बाढ़ है। बाढ़ का पानी निकलने के लिए नेचुरल जितना भी रिसोर्सेज था, जिसको ड्रेनेज कहा जाता था, नेचुरल ड्रेनेज, वो सारे के सारे ड्रेनेज धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। सिर्फ हमारे एरिया में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ड्रेनेज को बंद किया जा रहा है और उस पर कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बाढ़ का पानी जो पहले नदी होकर ड्रेनेज से निकल जाया करता था, वो अब धीरे धीरे घरों में घुसने लगा। हालांकि इस बार अररिया में बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन सीमा पार नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों को एक बार फिर से उफान पर तो जरूर ला दिया है। खतरे की घंटी बजते ही प्रशासनिक अमला भी अब अलर्ट मोड पर है। बाढ़ से रिलेटेड अररिया जिला अंतर्गत जो SOP है, उसके तहत तैयारियां पूर्ण हैं। हमारे यहाँ 98 सरकारी नाव हैं जो अलग अलग जगह, अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग घाटों पर टैग्ड हैं। सामुदायिक आश्रय स्थल 363 चिन्हित किए गए हैं। सामुदायिक रसोई 397 जगह हमने चिन्हित किए हैं और पशु शिविर 33 जगह चिन्हित किए गए हैं कि यदि बाढ़ आती है तो इन जगहों पर ये शिविर चलेंगे। 98 सरकारी नावें और 363 सामुदायिक आश्रय स्थल बनाए गए हैं। 397 सामुदायिक रसोई तय की गई है। पर्याप्त सूखा राशन खरीद कर रख लिया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्लान है। इमरजेंसी में मेडिकल सहायता दी जा सके। इंसानों और मवेशियों के लिए दवाएं, पशु शिविर और मोबाइल मेडिकल टीमों को तैयार रखा गया है। सीमांचल के लोग हर साल राहत सामग्री और तिरपाल नहीं, बल्कि इस आपदा का स्थायी समाधान मांग रहे हैं। कोसी मेची नदी जोड़ने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के दावे जरूर किए जाते हैं, पर सवाल वही कि क्या ये कागजी वादे उस बहते पानी को रोक पाएंगे जो हर साल सैकड़ों जिंदगियों को बेघर कर देता है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में कम बारिश के बाद भी नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाके में भी हो रही लगातार बारिश, वहां से उतरने वाला पानी गंडक, कोसी, बागमती और कमला बगान जैसे नदियों के जरिए बिहार पहुंचता है और हर साल बाढ़ के साथ ही कटाव की तबाही छोड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पश्चिम चंपारण से लगने वाली नेपाल की सीमा पर, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज में उफान से कई जिलों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। बिहार नेपाल बॉर्डर से देखिए हमारे रिपोर्टर मुन्ना राज की ये खास रिपोर्ट। नेपाल के पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश के चलते बाढ़ का पानी नारायणी नदी के रास्ते वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचता है। यहीं से यह गंडक नदी बनकर बिहार में प्रवेश करती है। जलस्तर बढ़ते ही पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण समेत कई जिलों में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि बिहार में कम बारिश होने के बावजूद नदियां उफान पर आ जाती हैं। नेपाल के पहाड़ों में पानी जब जब होता है तो वह उसकी तबाही सीधे तौर पर बिहार में पहुंचती है और हम आपको
पश्चिमी चंपारण के इलाके में गंडक नदी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। और गंडक नदी हर साल तबाही की एक नई इबादत लिखती है, और तबाही ऐसी कि आपको सुनकर रूह कांप जाएंगे। हर साल गंडक नदी की तबाही झेलने के लिए लोग यहाँ के मजबूर हैं। और सीधे तौर पर जो सड़क हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस इलाके का मुख्य संपर्क सड़क है जो सीधे तौर पर दियरा के तमाम गाँव को जोड़ता है। लेकिन गंडक की इस त्रासदी ऐसी कि इस सड़क को भी नदी ने निगल लिया। अब सीधे तौर पर यह सड़क गंडक नदी में जाकर समाहित हो जाता है। और निश्चित तौर पर सीधे हम आपको सामने जो गांव की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वह इस सड़क का संपर्क मार्ग है। तो गांव एक छोर पर छूट गया है और पूरा जो रास्ता है वो नदी की बीच धारा में विलीन हो चुका है। पश्चिम चंपारण के बगहा समेत तटीय इलाकों में हर साल गंडक नदी सैकड़ों परिवारों को बेघर कर देती है। कटाव के कारण लोग अपने ही घरों को तोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ आती है, राहत मिलती भी है, मगर स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। पानी के साथ ही अस्तित्व में से गायब हो जाता है। और निश्चित तौर पर तमाम जो ग्रामीण हैं हर साल ऐसे ही तबाही खुद झेलते रहते हैं। और इस एक साल की तबाही से अभी बचने और उस समृद्धि की रास्ता ढूंढते हैं, तब तक दूसरे बार बाढ़ आ जाता है। तो तमाम तरह की परेशानियां हैं। बाबू 4 साल से कटाव लागल बा। आ 4 साल से हो थी तर से काटत हमन के तो रहल, अरे 2-3 बीघा जमीन पर रहल, कट के धलल बा। वहाँ से काटत अब देखो ना ये बाबू जी कहाँ गए। आ हो इतना बात है, सारा लोग में गाना बोल रहे, धान बोल रहे, तो हो तो लोग खाए के हुई। आई सारा पराता बा, भाई बकरी छेड़ लोग लेके नदी में डूबता खाता। आ घर दुआर बात हो बाछल बा, वो नीचे से धैले बा। आ खाता तो सब कटिए गए। गंगा जी कटले गली है, हमनी के खाए के नहीं के। पर हमनी के घर में परियार इतना पानी आ गए रहे जन्नी, हमनी के इतना खैला बिनु गजन होके लवनो लकड़ी सब भीज गई रहा सन जन्नी। तो हमनी के केहू तरह मैंने वही तरह अपन प्राण जी बनी जान अब बनी जान। अब जब ये धरती है तो कहाँ अब जाल जा, बकरा बकरी 4 गो रखल बा, चरावत रखल है सारी और पूरा नदी में गरला कट गई, पूरा जाकर नहाई थी, नहा जाकर मिलत रहा रोड। भारत नेपाल के बीच साल 1964 में गंडक समझौते के तहत वाल्मीकि नगर गंडक बराज का निर्माण हुआ। नेपाल से आने वाला पानी गंडक बराज पर पहुंचता है और यहीं से ये गंडक नदी बनकर आगे बढ़ती है। नेपाल बिहार से ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण वहां से आने वाले पानी का दबाव सीधे तौर पर गंडक बराज के फाटक को पार कर जाता है। नेपाल में बारिश बिहार में तबाही कैसे मचाती है, एक बड़ा सवाल रहता है। और हर साल नेपाल के पहाड़ों में होने वाला पानी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की विभीषिका को लेकर एक बड़ी तबाही मचाते रहा है। तो हम आपको नेपाल के तराई क्षेत्रों में जो बारिश होती है तो सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आप नेपाल के पहाड़ देख पा रहे हैं और नेपाल के पहाड़ों में जब भी पानी होता है तो इसका पानी सीधे तौर पर नेपाल की नारायणी नदी में आता है और नारायणी नदी आगे बढ़कर गंडक नदी बनती है। तो सीधे तौर पर हम नेपाल की नारायणी नदी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अप स्ट्रीम में नेपाल है और तमाम जो पहाड़ों में जो बारिश होती है, नेपाल के तराई इलाकों में जो बारिश होता है तो उसका पानी धीरे धीरे नारायणी नदी में पहुंचता है और नारायणी के जलस्तर में उफान होता है। तो नेपाल में जब जब बारिश होती है और जब जब बारिश की स्थिति भयावह होती है तब तक बिहार एक बड़ी तबाही की ओर झेलता है। नेपाल के ऊंचा पहाड़ पर जब बारिश होती है तो स्वाभाविक है वह पानी बिहार में प्रवेश करेगी और पानी जब प्रवेश करता है तो गंडक के 36 फाटक उठा दिए जाते हैं और यह पानी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जब ऊंचे स्तर पर पानी होगा, पहाड़ पर पानी होगा तो वह निश्चित रूप से बिहार में ही पानी प्रवेश करता है और गंडक नदी के सहारे बिहार में चारों तरफ पहुंचता है।
तो निश्चित तौर पर नेपाल के तराई इलाकों में जब भी बारिश होगी तो गंडक नदी का जलस्तर जरूर बढ़ेगा और बिहार बाढ़ की एक बड़ी विभीषिका को झेल लेगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा। मोतिहारी, ये नाम सुनते ही जहन में हरियाली और खेतों की सौंधी खुशबू आती है, लेकिन जब नेपाल की तराई बादलों से घिरती है और मूसलाधार बारिश शुरू होती है तब इस इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। नेपाल के पहाड़ों से उतरने वाला पानी जब बिहार के सरजमी पर पहुंचता है तो पूर्वी चंपारण की नस नस में बहने वाली तिलावे गंडक, बूढ़ी गंडक, सिकरहना और लाल बेगिया नदी उफान पर आ जाती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये कलकल करती नदियां, उनकी धाराएं और नदियों का ये उफान सिर्फ पानी का बढ़ना नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण के कई इलाकों के लिए तबाही का पैगाम है। रामगढ़वा हो या सुगौली, बंजरिया हो या चकिया, मधुबन हो या मेहसी, संग्रामपुर हो या डुमरिया घाट, मॉनसून आते ही इन इलाकों के घर, खेत और रास्ते जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ में बुझाता घर दह जाई, कट जाई, आ ना केहू देखे आवता, ओकर कुछो का फासला होखे का चाही नु, अधिकारी लोग केहू नहीं खे आवत, कान में ठेसी लगा के बाड़ा लोग बैठला, हमी के दहाता सब, हमी के रात भर जागर रहता सब, बाल बच्चा के लेके माल जाल के लेके हमके बैठो रहता सब। करोड़ों रुपया खर्चा भइल बा, आ कोनो फायदा नहीं है ऐसे, इतना पानी बस सब काट रहल बा। खाई लोग भरम बा, हाँ बांध भरा गइल बा, पूरा पंचायत के लोग भी जान रहल बा बांध भराइल बा, आ यहाँ अइला बा खाली यार लौकताटे, कोनो फायदा नहीं है ऐसे। सवाल ये है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी क्या है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के तकनीकी दल तटबंधों पर नजर रखते हैं और पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव कहते हैं कि प्रशासन हर मोर्चे पर मुस्तैद है। जितने भी तटबंध हैं उस पर लगातार हम लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। सभी अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उन पर पूरी नज़र बनाए रखें और कहीं ऐसे भी किसी तरह का तटबंध में क्षति की सूचना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। प्रशासन के दावे अपनी जगह, लेकिन उन जमीनी सच्चाइयों का क्या जो हर साल नदी की धाराओं में बह जाती है। नदी के किनारे जीवन बसर करने वाले ग्रामीण हर साल कटाव का सबसे बड़ा दर्द झेलते हैं। बाढ़ यहाँ की किस्मत बन चुकी है जो हर साल दस्तक देती है और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोतिहारी जैसे हालात लगभग 100 किलोमीटर दूर दरभंगा जिले की भी है। जैसे ही नेपाल की तराई में काले बादलों के साथ झमाझम बारिश शुरू होती है, वैसे ही दरभंगा में एक खामोशी पसर जाती है और ये डर किसी एक साल की नहीं बल्कि हर मॉनसून की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये कोसी और कमला बलान नदियां हैं। इनकी उफनती लहरें जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, तो घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी और किरतपुर प्रखंड के गांव की सांसें थम जाती हैं। मॉनसून आते ही सारे गांव मुख्यधारा से कट जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी नजर आता है। सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका होता है और इन गांव में आने जाने का एकमात्र साधन बचता है सिर्फ और सिर्फ नाव। हमारा गाँव में लसा बिना नाव के कोनो संभव नहीं है। आ जाए किराया दे के जाए में बड़ दिक्कत भए जाए कोई ड्राइवरी है, नाव पर किराया पर लैके तब जाए सरकारी नाव कोई व्यवस्था नहीं है।
न सिर्फ बाढ़ बल्कि नदियों का कटाव भी हर साल इनकी जमीन के एक एक टुकड़े को लील रहा है। जिंदगी नाव के सहारे सिमट कर रह जाती है और हर साल जिला प्रशासन की तरफ से नावें चलाई जाती हैं। राहत फिलहाल इस बुलेटिन में